गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमने पढ़ चुका है। दूसरा भाग मतलब दूसरी वीडियो बन रही है उसी चैप्टर पे, मापन और गति पर। हमने कुछ पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में। हम लोग घनाभ के आयतन तक पढ़ चुके थे। आगे हमको पढ़ना है द्रवों का आयतन। चलिए पढ़ते हैं। द्रवों का आयतन मतलब द्रव कुछ स्थान घेरता होगा ना। किसी चीज में रखेंगे, आप किसी बोतल में रखें, बाल्टी में रखें, किसी डिब्बे में रखें, तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता ही होगा। जब वो स्थान घेरता है तो कहीं ना कहीं उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, आयतन निकालने के लिए हम चाहे तो कोई एक मापन या एक कोई मापक हो, जैसे आपके पास 1 लीटर का बोतल होगा, 2 लीटर का बोतल होगा, या अगर हम छोटे छोटे स्तरों पे या प्रयोगशाला में नापते हैं तो छोटा छोटा बीकर होता है। प्रयोगशाला में ढेर सारे बीकर होंगे, कुछ शीशे के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है। बीकर ऐसे होंगे, उसके यहाँ पर सारी लाइनें बनी होती है और इस पे लिखा होता है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, जितना भी जिस साइज का वो बना होता है। ठीक है, आप उससे नाप सकते हैं। प्रयोगशाला में अगर आपको नापना है या प्रयोगशाला में आपको कुछ बनाना है तो उसमें दिया जाता है कि आप 2 ग्राम लीजिए, 3 ग्राम, 4 ग्राम। अगर कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, तो हम उसको उसी हिसाब से लेते हैं और फिर प्रयोग करते हैं अपना। ठीक है, अब इसमें ढेर सारे फार्मूला दिया गया है। जो फार्मूला हम ऐसा करते हैं कि लास्ट में सबका फार्मूला एक साथ ले लेते हैं। मतलब फार्मूला मतलब मापन का फार्मूला लिखा है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसको बाद में हम एक साथ लिख लेंगे, सबका शुरू से लेकर के पूरे चैप्टर का जितना भी मापन है वो हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि द्रव क्या होता है। वह अवस्था, किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो एक तरल रूप में रहता है, वो द्रव कहलाता है। जैसे पानी द्रव में है, दूध भी द्रव है, तेल भी द्रव है, ये सारी चीजें द्रव होती हैं। और इनका आयतन नापने के लिए आप किसी बर्तन में रख के नाप सकते हैं। ठीक है, अगला है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान किसी वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, अब किसी वस्तु का भार हम कैसे नापेंगे? जब किसी वस्तु का भार नापना है तो आप उपयोग कर सकते हैं तराजू, जो कि आपको इसका और नाम है तुला। ठीक, अगर आपके पास तराजू है, तुला है, तो आप नाप सकते हैं, लेकिन अब कैसे निकालेंगे कि हाँ ये कितना किलो है? उसके लिए आपको एक और सामान की आवश्यकता होगी, इसको हम कहते हैं बाट। बाट 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, जो छोटा छोटा लोहे का बना हुआ आता है उसे हम कहते हैं बाट। ठीक है, तराजू के 2 पड़े होते हैं, आप देखे भी होंगे, कुछ इस तरीके से बना होता है। और बीच में एक पकड़ने वाला होता है, और इसी में एक ऐसे लाइन खींची होती है, इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसे बना होता है, लोहे का वो बना होता है। अब क्या होता है कि जब हम इसको पकड़ेंगे और एकदम सीधा हो जाता है, एकदम सीधा, इसके सीधे हो जाता है, तो मतलब दोनों तरफ भार बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। तराजू के बाद अब बहुत सारी डिजिटल आ चुकी हैं,
डिजिटल मतलब कुछ इस तरीके से बना होगा, आप इसी पे अपना वेट रखेंगे और वो आपको वेट इसी के लगे हुए मीटर में बता देगा। ठीक है, इसमें आप खड़े हो जाएंगे या कोई सामान रखेंगे तो यहाँ एक डिजिटल मीटर बना होता है, वो आपको बता देता है कि कितना वेट है इसका। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कभी आप जहाँ आप धान कुटाते हैं या गेहूँ पिसवाते हैं, वहाँ जब आप धरते हैं तो या तो आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, उनकी पुरानी पद्धति, अगर नई पद्धति यूज करते हैं तो आपको डिजिटल मीटर मिलता है। ठीक है, इसे डिजिटल खटा भी कह सकते हैं। इस पर आप अपना वेट रखेंगे तो यहाँ डिजिटल मीटर में आपको दिखने लगेगा कि आपका कितना वेट है। तो द्रव्यमान का मापन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तराजू से भी कर सकते हैं, पर हमको ये चीज़ें जो है आधुनिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें त्रुटि होने की संभावना कम से कम होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोग बाट में ही अशुद्धियां मिला देते हैं। ठीक, बाट क्या होता है? सरकार की एक संस्था है जो कि ये मापन तय करता है कि ये बाट 1 किलो का है, तो उस बाट के नीचे थोड़ा सा जगह होता है, उसमें शीशा डाल करके, शीशा मतलब कांच डाल करके उस पर उसका वेट और उसका मुहर लगा होता है, मतलब भारत सरकार का मुहर लगा होता है उसके वेट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इसमें घपला कर लेते हैं या कोई अप्रामाणिक है उसको भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी बाट से समस्या आती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि लोग इन सब में गड़बड़ी कर लेते हैं। अगर इसको सीधा रखेंगे तो हमको एकदम सीधा आना चाहिए और ये एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। अगर कहीं इधर उधर कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। या कभी कभी देखा गया है लोग इसी के नीचे, जो ये तराजू के जो ये पल्ले होते हैं अक्सर लोहे के होते हैं, लोग इसी में मैग्नेट लगा देते हैं, चुंबक लगा देते हैं, ताकि इधर का भार ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आप सामान कम रखिए लेकिन भार दिखाएगा कि बराबर हो गए। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी इस धागे को एक बार मोड़ कर लगा देते हैं तो ये टूट जाता है, ऐसी भी समस्याएं आती हैं। ठीक, जो इसके मापन के फार्मूले हैं उसको हम बाद में लिखेंगे। आप समझिए द्रव्यमान का मापन कैसे होता है। किसी भार का मापन आप तराजू से कर सकते हैं, तराजू के लिए आपको बाट चाहिए। ठीक है, तो आप उन दोनों को एक पल्ले में बाट और एक पल्ले में सामान रख करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तौल कर सकते हैं। या अब नए जमाने में आपको डिजिटल आपको एक बाट मिल जाता है, इस पे आप सामान रखिए और यहाँ पर लगा हुआ जो है वो मीटर आपको बता देगा कितना है ये। ठीक, हमने तराजू के बारे में पढ़ लिया, बाट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं समय का मापन। सिंपल सी चीज है, समय को हम कैसे नापेंगे। आप अगर चाहते हैं, आप दिन भर कहीं रहते हैं या फिर आप पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, तो आप कैसे निकालते हैं? आप किसी घड़ी को देख लेते हैं कि आप 2 बजे से कहीं गए थे, 5 बज गया है तो कितना घंटा हो गया है। ठीक, ऐसे ही अगर हमें समय को नापना है एकदम बढ़िया से तो हम क्या लगाते हैं, घंटे का घंटा लगाते हैं या फिर मिनट में लगाते हैं और सेकंड में बता सकते हैं। आप समय को घंटे बता सकते हैं, मिनट बता सकते हैं और सेकंड बता सकते हैं। ये हो गई छोटी इकाइयाँ, मतलब सेकंड सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा मिनट, फिर मिनट से बड़ा घंटा। और समय के और भी हैं, और जो समय का सबसे बड़ा मापन है समय का, उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। समय का सबसे बड़ा
मतलब प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करेगा, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। समय का ये 3 मापन है, सेकंड, मिनट और घंटा। ठीक, आपके पास घड़ी होगी, हाथ की घड़ी होगी, मोबाइल होगा, इन सबसे हम समय को निकाल सकते हैं या समय हम देखते रहते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ फार्मूला है। ठीक है, समय का जो मानक मात्रक है वो है सेकंड। समय का जो मानक मात्रक है सेकंड। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। आपने देखा कि समय में सब सेकंड ही है। ठीक है, इसका मतलब समय का जो मानक मात्रक है वो है सेकंड। ठीक है, इसका फार्मूला समय और मिनट में तुलना, इसको हम पढ़ेंगे एक साथ। अब अच्छा, हम लोग देखते हैं दौड़। दौड़ होती है या कोई ऐसा खेल जिसमें समय का बाउंडेशन, ऐसा कोई खेल जिसमें आपको बस इतना ही मिनट खेलना है। ठीक है, ऐसे में हम कैसे तय करेंगे, या हमको कोई ऐसा उपकरण बताइए जिससे हम ये तय करेंगे जल्दी से। आपने मोबाइल में देखा होगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होता है कि आपको मान लीजिए 10 मिनट चलना है, आपने सेट कर दिया और वहाँ स्टॉप वॉच से बटन दबा दिया, वो 10 मिनट चलेगा नहीं, अपने आप रुक जाएगा। ठीक, तो स्टॉप वॉच से भी हम समय का निर्धारण कर सकते हैं कि हमको 30 मिनट तक ही करना है। हमने 30 मिनट पर सेट किया, वो 30 मिनट पे आके रिंग बज जाएगा, 30 मिनट खत्म हो गया। ठीक है, तो हम स्टॉप वॉच से भी समय का निर्धारण कर सकते हैं, या समय अंतराल का मतलब जैसे हमको 30 मिनट का ही निर्धारित समय चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टॉप वॉच में 30 मिनट सेट किया और वो 30 मिनट के बाद अपने आप रुक गया और बज गया बेल, उसमें बेल लगा तो वो बजने लगेगा। ठीक, इस तरीके से हम समय अंतराल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दौड़ करना हो, आप दौड़ किए कि आपको 15 मिनट ही दौड़ना है, तो 15 मिनट दौड़ का जो होगा वो 15 मिनट पे सेट हो जाएगा। 15 मिनट में आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेल बज जाएगा कि 15 मिनट हो चुका है, ये नहीं कर पाए हैं। ठीक है, या जैसे आपका क्लास मान लीजिए 40 मिनट का है। ठीक है, आप 40 मिनट सेट कर दिया गया है, 40 मिनट बाद वो स्टॉप वॉच अपने आप बोलने लगेगा ये 40 मिनट हो गया है। ठीक, मतलब उसमें रिंग बज जाएगा, तो पता चल जाएगा 40 मिनट हो गया है। आपकी परीक्षा में मान लीजिए आपको 1.5 घंटे की परीक्षा है, 1.5 घंटे पर सेट हो गया स्टॉप वॉच, 1.5 घंटे बाद उसमें रिंग बजने लगेगी। ठीक, तो समय अंतराल हम वो भी समय अंतराल का मतलब है दो समय के बीच या दो जगहों के बीच का अंतर। मतलब 1 बजे से 3 बजे के बीच हमको मान लीजिए 1.5 घंटा चाहिए, तो हमने 1 बजे सेट किया, 1.5 बजे आप 2:30 बजे पर या 3 बजे पर बोलने लगे। ठीक है, ताप का मापन, टेम्परेचर कैसे नापते हैं। इस समय आप देख रहे हैं सर्दियाँ पड़ रही हैं। अब सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो कहा गया कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पारा जो है इतना नीचे गिर गया है, 2 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसका मतलब वो तापमान बता रहा है। तापमान से क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है मतलब मौसम गर्म हो रहा है, तापमान कम होता है, तापमान गिरने का मतलब है कि ठंडी बढ़ रही है। ठीक है, और हम अपने मानक में
सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तापमान मापन। आपको कभी बुखार हुआ होगा। जब बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि आपके एक तापमापी, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं, वो आपके मुंह में या इस बगल में रखाता है। रखने के बाद कुछ देर बाद वो क्या करता है, उसको देखता है, चेक करता है। चेक करने पर क्या होता है कि उस पारे उसमें जो है, उस तापमापी में नीचे की तरफ आप देखेंगे कुछ रंगीन सा धातु बना होगा, एकदम नीचे की तरफ, एकदम रंगीन चमक रहा होगा, जैसे एक चांदी जैसा। ठीक, यही क्या होता है, ये होता है पारा। और पारा की एक क्वालिटी है कि पारा की नहीं, सभी धातुओं की क्वालिटी है, जब वो गर्मी पाता है, ऊष्मा पाता है, तो वो फैलने लगता है। तो पारा भी एक धातु है, लेकिन ये जो धातु है वो द्रव अवस्था में है। ठीक है, अब इसके ऊपर पतली सी लाइन बनी होती है, मतलब पतला सा जगह होता है। जैसे ही हम आपके शरीर की गर्मी ये महसूस करेगा, क्या हो जाएगा, पारा बढ़ने लगेगा, बढ़ते हुए ऊपर जाने लगेगा, और उसी तापमान पर ढेर सारे चिन्ह बने होंगे। ठीक है, उस पर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 या 10 20 ऐसे लिखा होगा। ठीक, अब उससे पता चल जाएगा कि आपका कितना तापमान है। ठीक है, इसी तापमापी थर्मामीटर से। ये जो थर्मामीटर है वो दो प्रकार का है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर जो आपने देखा होगा, छोटा सा होता है। ठीक, एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। वो क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कम देख सकते हैं। क्योंकि प्रयोगशाला में आपको क्या करना होता है, ज़्यादा गर्म करना रहता है, उच्च ताप कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो हम टेम्परेचर कैसे देख पाएंगे। तो जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला तापमापी होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, चलिए, आपको जब आप विद्यालय में आएंगे तो आपको प्रयोगशाला से ही तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी सब दिखा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तापमान सिर्फ सेल्सियस में ही नहीं नापा जाता है। ठीक है, जैसे मापन की कई पद्धतियां थी ना, उसी प्रकार से सेल्सियस की जो पद्धति है ये कुछ देशों में थी, कुछ लोग इसको फ़ारेनहाइट में भी नापते थे। फ़ारेनहाइट में कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि उनको 100 डिग्री बुखार चल रहा है। 100 डिग्री, समझ रहे हैं, कहते हैं 100 डिग्री बुखार है। अब 100 डिग्री बुखार वो सेल्सियस में नहीं कहते हैं, वो किस में कहते हैं, फ़ारेनहाइट में कहते हैं। क्योंकि 100 डिग्री पे पानी जो है उबलने लगता है। इतना अगर किसी का तापमान हो जाएगा तब तो उसके अंदर ब्लड भी उबलने लगेगा। लेकिन वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कहते हैं, ना कि सेल्सियस में। चलिए, ताप के मापन को कंप्लीट करते हैं। अब हम गति मापन का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं गति, मोशन। अच्छा, देखिए मोशन क्या होता है। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तब तो वो विराम की अवस्था में, रुक गई है विराम की अवस्था में। अगर रुकी नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें गति हो रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो गति कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर वो हिल डुल सकता है, इधर उधर आ जा सकता है, तो वो गति कर रहा होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे आपके घर में मेज रखा हुआ है कहीं पर, वो एकदम स्थिर है, तो वो विराम की अवस्था में है।
और मान लीजिए कि आपके घर में घड़ी लगी हुई है, वो चल रही है, उसमें आप सेल लगा चुके हैं, अब वो टाइम बता रहा है, वो चल रहा है, तो वो क्या है, वो भी गति कर रहा है। आपके घर में फैन लगा हुआ है, फैन चल रहा है, जब चल रहा है तो वो गति कर रहा है, अगर वो रुक गया है तो विराम की अवस्था में है। आपके घर में कोई गाड़ी है या आपकी साइकिल है, जब आप साइकिल को खड़ा किए, अब नहीं चल रहा है, तब वो विराम अवस्था में है। लेकिन जैसे ही आप उस पर सवार हुए और उसको पौड़ी मारते हुए लेकर के विद्यालय तक, जब तक वो चल रहा है तब तक वो गति की अवस्था में है। समझिए, गति ऐसी स्थिति है जब कोई वस्तु एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट हो रहा हो, वो चल रहा हो, रुका हुआ ना हो, वो चल रहा हो, तो वो स्थिति गति कहलाती है। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या फिर कोई खेल खेलते होंगे जिसमें दौड़ना होगा, ठीक है। जब आप दौड़ रहे होंगे तो आप गति कर रहे होंगे, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपके हाथ में है, तब तक वो विराम अवस्था में है। जैसे ही आपने बॉल को फेंका तो क्या होगी, वो गति अवस्था में आ गई। गति का मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा हो, गति हो रही है उसमें। चलिए, अब गति के प्रकार हैं, हमको पढ़ना है गति के प्रकार। इसको भी लिखना नहीं है, हम आगे समझा रहे हैं। गति के प्रकार क्या है? गति के बहुत सारे प्रकार हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अस्थानांतरी गति। अस्थानांतरी गति, इससे शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थान अंतर, जब स्थान बदलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, ऐसी स्थिति में जो गति होगी वो अस्थानांतरी गति कहलाएगी। ठीक है, स्थान और अंतर, जब इसके जगह में परिवर्तन होगा, कोई वस्तु है अगर उसके जगह में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, वो अस्थानांतरी गति कहलाएगी। ठीक है, जब वस्तु के स्थान में परिवर्तन होगा तब उसमें अगर वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है, कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पे चला गया, ऐसी स्थिति में क्या होगी, वो अस्थानांतरी गति कहलाएगी। ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, चलिए हम नाम से ही समझ लेंगे। पहला है सरल रेखीय गति और दूसरा है वक्र रेखीय गति। सरल रेखीय गति कैसी होगी, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, कोई वस्तु यहां से यहां चली गई, ए बिंदु से बी बिंदु पे चली गई सीधी एकदम, तो वो होगी सरल रेखीय गति। वक्र रेखीय गति क्या होगी, वो वक्र की तरीके से गई,
या ऐसे होकर के तो क्या कहलाएगी? वक्र रेखीय गति। अब समझिए, अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो सरल रेखीय गति, और अगर गोल एक वक्र के रूप में, एक अर्धवृत्त के रूप में गति कर रही है तो क्या होगी? वक्र रेखीय गति कहलाएगी। बात समझ गए आप लोग? एक मिनट, हम आपको गति की परिभाषा लिखवा देते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु में परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति तो वह वस्तु की अवस्था होगा। ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु स्थिति में, वस्तु के पोजीशन में थोड़ा बहुत कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो, थोड़ा सा भी परिवर्तन हो रहा होगा तो वह वस्तु गति की अवस्था में होगी। ठीक है? अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ रहा हो तो वो क्या होगा? वो गति कर रहा होगा। समझ गए? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। गति, फिर गति के प्रकार में पहला स्थानांतरित गति डालिएगा। इसके दो भाग आप चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। सरल रेखीय गति सीधी रेखा में गति होगी, वक्र रेखीय गति वक्र रेखा में गति होगी। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ठीक, इसको मिटा दें। इसको आप लोग रोक करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं अगला, घूर्णन गति। आपके घर में फैन होगा। फैन क्या होता है? जब चलता है तो उसका एक सिरा स्थिर रहता है, ठीक है, उसके चारों तरफ उसके फैन चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूमना। ठीक है, क्या कहलाएगा? घूर्णन गति कहलाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? अपने धुरी पर घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? अपने परिभाषा है वस्तु द्वारा अक्ष के
घूर्णन कहलाता है। जैसे पंखे की गति, पंखे का चलना, ठीक है। पृथ्वी का घूमना आदि, ऐसी जो चीजें हैं वो घूर्णन गति कर रही होंगी, चाहे पंखे का चलना हो, पृथ्वी का घूमना हो, ठीक है। ये सूरज का अपने जितने भी पिंड हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, अगर वो अपने अक्ष पर घूम रहे होंगे तो वो जो गति कर रहे होंगे उसे हम कहेंगे घूर्णन गति, ठीक है। पंखा घूम रहा होगा, कुम्हार का चाक किसी एक चीज पर रुक करके चारों तरफ घूमता रहता है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? वो भी घूर्णन गति कहलाएगी, ठीक। इस पर 2 नंबर डालते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है अनियमित या यादृच्छिक गति। अनियमित गति क्या होता है? इस जो मोमेंट हो, ना किसी रेखा में हो, ना सीध में हो, ना वक्र में हो, ना उसका कोई नियति हो, कोई सिस्टम ना हो उसका घूमने का, तो ऐसी ही गति को क्या कहलाते हैं? अनियमित गति, जिसका कोई नियम ना हो। जैसे आप लोग दौड़ लगाते हैं, दौड़ने में आप इधर उधर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी तेज दौड़ते हैं, कभी स्लो दौड़ते हैं, मतलब कोई भी नियम नहीं है कि आप सीधा दौड़ रहे हैं, तिरछा दौड़ रहे हैं, कहीं भी दौड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोई खेल खेलते हैं तो किसी तरीके से भी दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसी ऐसी जो गति होगी वो कहलाती अनियमित गति। या फिर आप देखते हो कोई पक्षी या कोई पशु दौड़ता है या पक्षी उड़ती है, तो उसका कोई एक सही डायरेक्शन नहीं होगा कि आप हाँ ऐसे उड़ेगी, वो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, तेज जा सकती है, स्लो जा सकती है। ऐसी गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति, ठीक है। इसको लिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप समझ जाएंगे। अनियमित का मतलब है बिना नियम के, ठीक है। कभी तेज, कभी स्लो, कभी सीधा, कभी तिरछा, ठीक। ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके बारे में समझ लेते हैं, इसको लिखते रहेंगे। अगला पढ़ते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? ऐसी गति जो क्या होता है कि रिपीट हो, एक बार जाए फिर आए, जाए फिर आए, जाए फिर। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कुछ घरों में वो बड़ी सी एक वॉच लगाते हैं, एक दीवार घड़ी लगाते हैं, ऊपर घड़ी रहता है और नीचे एक कोई चीज जो कि घूमता रहता है, ठीक है। घड़ी के नीचे एक चीज जो कि घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे चलता रहता है। ऐसी जो गति होगी वो कहलाएगी दोलन गति। आप लोग अपने विद्यालय में आ सकते होंगे, झूला लगा हुआ है। अब जब आप इस झूले पर बैठते हैं तो कभी झूला इधर जाता है तो कभी इस तरफ आता है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। ऐसी जो गति होगी वो कहलाएगी दोलन गति। समझ गए? जितना इस तरफ जाएगी उतना उस तरफ भी जाएगी, इस तरफ जाएगी उस तरफ जाएगी। ये जो गति कहलाती है वो कहलाती है दोलन। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
एक बिंदु के इधर उधर घूमता है, तो वह धूल गति करता है। जैसे झूले की गति घड़ी के पेंडुलम जो दीवार घड़ी के अंदर लगा होता है उसे पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला पढ़ाते हैं इसी से संबंधित है आवर्ती। ठीक है, आवर्ती का मतलब है बार बार रिपीट होना। ठीक है, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना। ठीक है, आवृत्त में आना मतलब बार 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 वही चीजें रिपीट होती है, बार बार वही रिपीट होती है, तो वही गति कहलाएगी आवर्ती गति। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। जब एक गति निश्चित समयांतराल पे पुनः गति करती है, आवर्ती गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुई, घड़ी की सुई क्या होती है, एक निश्चित समय बाद फिर वो उसी पे आ जाती है। मतलब घड़ी में 12 ही बजता है, 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, 1 बजा, फिर वो 12 घंटे बाद फिर 1 बजेगा, 2 बज रहा है तो 12 घंटे बाद फिर 2 बजेगा। मतलब एक निश्चित समय पर फिर घड़ी की सुई वहीं पर आ जाएगी। मतलब जो घड़ी की सुई की जो गति हो रही है वो गति कहलाएगी आवर्ती गति। ठीक है, और जो हम लोग देखते हैं कि 365 दिन में हमारा फिर से एक चक्कर हो जाता है पृथ्वी का सूर्य का। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करेगी, मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन में फिर चक्कर लगाती है। इसलिए तो हमारा साल 365 दिन का होता है।
365 दिन में ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। क्या फिर रुक जाती है? नहीं रुकती है। फिर 365 दिन में फिर चक्कर लगाती है, फिर चक्कर लगाती है, ऐसे लगाती रहती है। तो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना आवर्ती गति कहलाएगा। ठीक है, आप देखेंगे जो घड़ी का पेंडुलम था, घड़ी का पेंडुलम था, वो भी क्या होता है, जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। उतना ही समय में जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। ठीक है, तो इसकी जो गति होगी वो भी कहलाएगी आवर्ती गति। ठीक है, जो रिपीट होती रहे, ऐसा मूवमेंट, ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो उसी टाइम पीरियड, वो कहलाएगी आवर्ती गति। इसमें और क्या लिखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ की गति। ठीक, आगे लीजिएगा, इसे आवर्ती गति कहते हैं। इसी का उल्टा अनावर्ती गति। इसका मतलब है कि ये जो है किसी ना टाइम देखेगा और ना ही एक सही ना ही एक समय देखेगा और ना ही इसका कोई निश्चित होगा पैटर्न। ठीक है, अनावर्ती गति, फिर रिपीट नहीं होगा। ठीक, आवर्ती में वो रिपीट हो रहा था, लेकिन अनावर्ती में रिपीट नहीं होगा, ना ही कोई समय का बाउंडेशन है उसके पास, ना ही कोई समय देखा जाएगा, बिना समय के। ठीक है, वो रिपीट भी नहीं होगी, अनावर्ती गति कहलाएगा। ठीक है, आवर्ती गति का सेम उल्टा है, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर चीजें फिर से रिपीट नहीं हो रही है और उसको समय का कोई ध्यान नहीं है, कोई समय अंतराल नहीं है, तो वो कहलाएगी अनावर्ती गति। जैसे आपका दौड़ना खेल के समय, ठीक है, जिसे हम अभी इसके पहले पढ़े थे अनियमित गति। ठीक है, कोई नियम नहीं है। वैसे ही अनावर्ती गति, ये भी कोई नियम नहीं मानता है, ना ही ये रिपीट होता है, ना ही ये समय जानता है कि इतने समय में करना है, अनावर्ती गति कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है एक समान या असमान गति। इसको लिख लेते हैं, एक समान गति, या दूसरा है असमान गति। एक समान गति का मतलब है जब सेम स्पीड से चला जाए, एक ही स्पीड से चला जाए तो समान गति कहलाएगी। और अगर आपका स्पीड कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, तो ऐसी गति असमान गति कहलाएगी। सिंपल सा है, जब स्पीड समान हो, पूरे रास्ते में समान गति से चल रहा हो, समान स्पीड से चल रहा हो, तो एक समान गति। और अगर उसका स्पीड कभी ज़्यादा है, कभी कम है, तो वो असमान गति कहलाएगी। चलिए लिखते हैं, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड,
चाल से चलता हो तो वह एक समान गति में करता। ठीक है, जब एक समान गति करेगी एक ही स्पीड रहेगी। ठीक, चलिए आगे असमान गति। एक समान का उदाहरण कहीं ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई सीधी रेखा पर एक दूरी है, ठीक है, और इसमें कोई मान लीजिए बस है, बस क्या करेगी, इस दूरी को एक समान मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे में यहां से यहां तक की जो इसकी गति होगी वो एक समान गति कहलाएगी। ठीक है, असमान गति, इसका सेम उल्टा, जब कोई सरल रेखा में गति करती है लेकिन उसका चाल, उसकी स्पीड बराबर नहीं होती है या समान नहीं होती है तो क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाती है। ठीक है, ये कहते हैं जब कोई वस्तु अलग अलग चाल से गति करता है बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका दौड़ना हो गया, पक्षियों का उड़ना हो गया। ठीक, तो आपके चैप्टर में सब कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आता है आपको ढेर सारी फार्मूला लिखाने के बारे में जो कि अलग अलग चीज़ों से संबंधित है। इसको रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे दिखाते हैं। एक करके हम दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब नहीं लिखना है, बस इम्पोर्टेंट हम दिखा दे रहे हैं, आपको याद रखना है। जैसे 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसका हम उल्टा लिखा सकते हैं, 1 मीटर में कितना किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, इसको रोकिए
और इसको नोट कर लीजिए। आगे आयतन वाले दिखाते हैं। एक घन मीटर बराबर, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। घन का मतलब है 3 बार उसी का गुणा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 घन। अब देखिए सेंटीमीटर का भी 3 बार गुणा हो, तो हम लिख देते हैं घन सेंटीमीटर, या इसी को अगर घन नहीं लिखते हैं तो सेंटीमीटर की घात 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसी को देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम 10 की घात 6 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर बराबर, इसी का उल्टा हो जाएगा 1 बटा 10 की घात 6 घन मीटर। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए द्रव के आयतन को लिखते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। और इसी का लीटर का आप ग्राम में चेंज करेंगे, देखिए सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। 1 मिलीलीटर आएगा 1 घन सेंटीमीटर के बराबर में, ठीक है। 1 मिलीलीटर 1 घन सेंटीमीटर के बराबर में, समझ गए? बस इसको इतना लिख लीजिए। अगर हम इसको लीटर में डालें तो 1 लीटर, 1 लीटर में आपको देखिए 1000 मिलीलीटर मिला था, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर था, तो बस 1 के स्थान पे ये 1000 आ जाएगा। हम लीटर से तुलना कर रहे हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो हमने 1 लीटर के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट जरूर कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। कभी कभी सवाल में सेंटीमीटर देता है लेकिन लीटर में पूछता है, या लीटर देता है सेंटीमीटर में पूछता है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये दोनों, ठीक। चलिए हम पढ़ते हैं
100 किलोग्राम में क्या होता है, 1 टन। सौ किलोग्राम में होता है 1 कुंटल। 100 किलोग्राम में होता है 1 कुंटल, या कुंटल भी लिख सकते हैं। ठीक, और 10 कुंटल में क्या होता है, 1 टन। इसको नोट करिएगा। समय का फार्मूला है, नोट कर लीजिए। 60 या ऐसे लिखते हैं 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। अब आप चाहे 1 घंटे में 3600 सेकेंड कहिए या 60 मिनट में 3600 सेकेंड कहिए। ठीक, और 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन। 1 वर्ष कितने बराबर होता है, 365। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी आप उसको नोट करके रखे रहिएगा, जब आप लोग क्लास में आएंगे उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, लोग वहाँ से नोट